फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमएससी फाइनल ईयर्स का जो पेपर है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग जिसको एमपी के नाम से जानते हैं। ये जो पेपर है आपके पास ऑप्शनल पेपर है, कंपलसरी पेपर नहीं है। जैसे आपके पास 5 पेपर लिए जाते हैं, इसमें 2 पेपर आपके ही रहते हैं, कंपलसरी रहते हैं, और बाकी जो पेपर है वो आपके ऑप्शनल रहते हैं। आप कोई सा भी पेपर चूज कर सकते हो। ये जो पेपर है हमारे पास क्या है, ऑप्शनल पेपर है, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन रिसर्च के नाम से इसकी बुक रहती है, और उसके नीचे रहता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर है जो इसका सिलेबस है वो यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर कौन सी है? 4 है। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, अन्य कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई यूनिट दूसरी भी हो सकती है, तीसरी यूनिट से भी हो सकती है, लेकिन जो मेथड है वो यही रहेगा। इसमें 2 मेथड है, यूनिट नंबर 4 है, और उसमें कौन से मेथड है? 2 मेथड है, वॉल्स मेथड और विल्स मेथड। तो अगर अन्य कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें कोई अन्य कोई टॉपिक रहेगा, तो उसमें मेथड तो यही रहेगा, वॉल्स मेथड और विल्स मेथड। तो वो स्टूडेंट्स भी क्या देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं जिनमें क्या रहता है, वॉल्स मेथड और विल्स मेथड रहता है। वॉल्स मेथड क्या होता है, विल्स मेथड किस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पेपर पैटर्न समझते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर आएगा, और यूनिट नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर और 4 नंबर आएगा, और यूनिट नंबर थर्ड में हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 नंबर और 6 नंबर रहेगा। यूनिट नंबर फोर्थ में जो क्वेश्चन मिलेगा हमारे पास 7 और 8 मिलेगा, और यूनिट नंबर 5 में जो क्वेश्चन मिलेगा वो 9 और 10 हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से हमें क्वेश्चन कितने करने होंगे? 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में हमें तो ओनली 5 ही क्वेश्चन करने होंगे। करने कितने होंगे हमारे पास? 5 क्वेश्चन हमें करने होंगे। अब इनमें से हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट है, उनमें से फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन यूनिट नंबर सेकंड है, इसमें तीसरा और चौथा में से एक क्वेश्चन, यूनिट नंबर थर्ड है उसमें 5 और 6 में से कोई सा एक क्वेश्चन कर सकते हो। बात करते हैं हम तो यूनिट नंबर 4 की। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। इनमें से जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो आएगा हमारे पास वॉल्स मेथड से। यह कौन सा मेथड से आएगा? वॉल्स मेथड से। ऐसा भी हो सकता है कि आठवां क्वेश्चन भी आ सकता है वॉल्स मेथड से, और जो 8वां जो क्वेश्चन है वो आता है विल्स मेथड से। तो आप देख सकते हो पिछले ईयर जो पेपर है उठा के देख सकते हो। वॉल्स मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, और विल्स जो मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। इतनी बात हमारे पास क्लियर होगी। जो हम क्वेश्चन करेंगे 7 और 8 है, जिनमें से विल्स वॉल्स मेथड करेंगे, और विल्स मेथड भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट जो मेथड है वो आपको वॉल्स मेथड रहेगा। वॉल्स मेथड में हम इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमारा आंसर है वो लास्ट में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मेथड है वॉल्स मेथड क्या है, थोड़ा अच्छा माना जाता है। हम बात करते हैं वॉल्स मेथड की। तो वॉल्स मेथड में सबसे पहले वॉल्स मेथड फॉलो करने के इसके जो कुछ इससे पहले भी कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स या कॉनकेव फंक्शन क्या होते हैं, या फिर जो आइगन वैल्यू होती है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम आइगन वैल्यू की, वॉल्स मेथड में जो यूज होने वाले हैं उन बातों पर हम ध्यान देते हैं, या फिर वॉल्स मेथड की जो पहली स्टेप है हमारी पास वो देखते हैं। वॉल्स मेथड की जो पहली स्टेप है हमारी पास वो पहले या तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉब्लम दी होगी या फिर मिनिमम प्रॉब्लम दी हुई होगी। इस प्रकार से जो गिवन जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में समझेंगे मिनिमम अगर बात प्रॉब्लम दी हुई होगी तो उसको सबसे पहले हम मैक्सिमम में चेंज करेंगे, और मैक्सिमम में जो प्रॉब्लम दी हुई होगी क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो हमारे पास या तो मैक्सिमम दी होगी, तो मैक्सिमम दी होगी तो हम उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मिनिमम दी होगी तो हम उसको चेंज करेंगे, किसे? मैक्सिमम में चेंज करेंगे। और किस प्रकार से चेंज करेंगे देखना, जैसे हमारे पास में माइनस का 4x1 और प्लस का 2x1 2 का स्क्वायर दे रखा है। इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई ये प्रॉब्लम दी हुई है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसको हम मैक्सिमम में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? माइनस से चेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ। इसको हम अगर इस साइड से माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें और इससे भी हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये माइनस को क्या बना देगा? मैक्सिमम बना देगा। तो इसको तो हम लिख देंगे मैक्सिमम, और इसको हम देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4x1, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारे माइनस का 2x2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी पहली स्टेप होगी वॉल्स मेथड सोल्व करने की। ठीक है, यहाँ हम सोल्व करेंगे वॉल्स मेथड। अब दूसरी जो स्टेप रहेगी उसके बाद में हम कंस्ट्रेंट देखेंगे, जो प्रतिबंध हमारे पास दिए होंगे कंस्ट्रेंट उनको देखेंगे।
उन कंस्टेंट को देखने के बाद में हमें क्या पता चलेगा, उन कंस्टेंट को देखेंगे तो वो हमारे पास कंस्टेंट है वो लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। इस मेथड को सोल्व करने के वो कंस्टेंट है लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, लीनियर फॉर्म में। अब लीनियर फॉर्म में किस प्रकार से होंगे, जिससे आप देखोगे तो लीनियर फॉर्म में होने के बाद में वो क्या बनेंगे, कॉन्वेक्स फंक्शन का निर्माण करेंगे। ये हमारी दूसरी स्टेप रहेगी। लीनियर फंक्शन में होनी चाहिए, तो लीनियर फंक्शन में होने से क्या फायदा रहेगा कि वो कॉन्वेक्स फंक्शन होने चाहिए। अब यहां से हम बात करेंगे ये मैक्सिमम और मिनिमम रहेगी, इनको भी हम आगे चेंज करेंगे कांस्टेंट को हम। लेकिन जो पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रॉब्लम है उसको मैक्सिमम चेंज करें। मैक्सिमम चेंज करने के बाद में ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉनकेव फंक्शन होनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम दी हुई है हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉनकेव फंक्शन होनी चाहिए। अब कॉनकेव फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, जैसे हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू तो आपको निकालना आता होगा या फिर नहीं आए तो देख लेना। आइगन वैल्यू निकालना आता होगा, आइगन वैल्यू इस प्रकार से निकालते ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा आई को हम करेंगे इक्वल टू 0 और इसका क्या निकालेंगे, हम डिटर्मिनेशन निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेशन निकालेंगे और लेमडा का मान अगर हमारे पास, लेमडा क्या है, यहाँ पे आइगन वैल्यू है, अगर आइगन वैल्यू का मान हमारे पास नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव सिंबल के साथ आता है, तो जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव फंक्शन होगा। लगभग जो क्वेश्चन है हमारे पास सारे के सारे फंक्शन में हमारे पास कॉनकेव ही होंगे, क्योंकि जो ये मेथड लगवाएगा तो इसमें पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में, ये बोलेगा कि वॉल्स मेथड यूज करना है। ये नहीं बोलेगी इसको सोल्व करना है, तब तो हमारे पास ये चेक करना भी जरूरी रहेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इतना दिखाई देंगे कि ये नेगेटिव है और आगे सोल्व कर लेंगे, ज्यादा इसमें टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का रहेगा, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉनकेव फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखना हमारे पास ए माइनस लेमडा आएगी, जो आइगन वैल्यू है वो इस प्रकार से निकालते हैं। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ए, इस मैक्सिमम जो कंस्टेंट है वहां से मैट्रिक्स बनेगी, तो वो हम क्वेश्चन में करेंगे किस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से समझते हैं हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 और 2 होगी। वो किस प्रकार से होगी, आइगन वैल्यू निकालने के कुछ नियम होते हैं, जैसे अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल होती है, तो इसको जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है वो क्या होती है, हमारे पास आइगन वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार की है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो इसकी जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है ये, तो इसकी जो आइगन वैल्यू हो जाएगी 1 और 2 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसमें निकालेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालेंगे तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है, मैं ओनली एग्जाम देकर बता रहा हूँ कि आइगन वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, एक ही तो मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 और 2 और 2 मैट्रिक्स लिखी। उसके बाद में माइनस लेमडा आई, माइनस लेमडा और आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होगी 0 0 1, ठीक है। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे लेमडा लेमडा, तो ये अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस लेमडा 0 और फिर ये 2 ऐसा का ऐसा रहेगा और ये 2 माइनस लेमडा आई। अब इसको इक्वल किसके इक्वल कर रही है, 0 के इक्वल कर रही है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा कोष्टक 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो लेमडा का मान 1 आ जाएगा यहाँ से और लेमडा का मान 2 आ जाएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। जैसे ही हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन से हम ये आइगन वैल्यू निकालेंगे तो वो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ओनली मैंने यहाँ पे ये आइगन वैल्यू निकालना बताया है, किस प्रकार से आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद में वॉल्स मेथड की जो टेबल नंबर ये इतने चेंज कर ली है, उसके बाद में जो कंस्टेंट है वापस दोबारा से इनको रिपीट करते हुए जो हमारे पास इनइक्वलिटी रहेगा, इस प्रकार का जो चिन्ह रहेगा इनइक्वलिटी वाला जो साइन रहेगा, इस साइन को हम चेंज करते हुए किसमें चेंज करेंगे, इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी कि इसको इक्वल वाले साइन में चेंज करेंगे। इक्वल वाले साइन में चेंज किस प्रकार से करेंगे, जो सरप्लस वेरिएबल और सिलेक्ट वेरिएबल यूज करते हुए करेंगे। लेकिन इस मेथड में हम कौन सा यूज करेंगे, ओनली सिलेक्ट वेरिएबल यूज करेंगे। अब इस प्रकार से किसी में अगर हमारे पास सरप्लस वेरिएबल की आवश्यकता रहती है तो उसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सिर्फ सिलेक्ट वेरिएबल वाले कंस्टेंट में इसको चेंज करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन करके, उसके बाद में ओनली सिलेक्ट वेरिएबल इसमें यूज करेंगे। उसके बाद में हम बनाएंगे एक कंस्ट्रक्ट सिंपलेक्स टेबल। लास्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा,
ये हमारा लास्ट फाइनल इसका आंसर रहेगा कंस्ट्रक्ट सिंपलेक्स टेबल। कंस्ट्रक्ट सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे और कंस्ट्रक्ट सिंपलेक्स टेबल में हम जो जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे, वो सारा का सारा क्या आना चाहिए, जीरो आनी चाहिए। जेड जे माइनस सी जे की जो हर एक वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, जीरो के इक्वल आनी चाहिए। तभी हमारे पास उसके बाद में जो फाइनल x1 और x2 के मान निकलेंगे वो वापस हम जेड जे मैक्सिमम जेड जे इसमें रखेंगे। उसके बाद में जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तब तक ये टेबल बनाते रहेंगे, तब तक हमारे पास जेड जे माइनस सी जे इज इक्वल टू जीरो नहीं आते हैं। ये ओनली मेथड था, इसमें क्या क्या करना है ये बात हमने समझिए। लगभग ये आपके 5 से 10% ही समझ में आई होगी, लेकिन जैसे इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पूरी डिटेल से करेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करेंगे तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मेथड आपके परमानेंट याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं हो। तो आप शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आ भी सकता है। यूज वॉल्स मेथड, कौन सा मेथड यूज करवा रहा है, वॉल्स मेथड यूज करवा रहा है फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको हमने लिखा था QPP। इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास क्या दे रखा है, जेड तो दे रखा हमारे पास, जो प्रॉब्लम दे रखी है वो क्या है, मैक्सिमम जेड, ये क्या है हमारे पास जेड है। मैक्सिमम जेड इक्वल टू 4x1 6x2 माइनस 2x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2, ये माइनस 2x2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल दे रखे वो कितने दे रखे, x1 और x2, 2 वेरिएबल्स इसमें दे रखे हैं प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दे रखा है हमारे पास, कंस्ट्रेंट दे रखा कौन सा दे रखा है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 2 वाला जो कंस्ट्रेंट हमारे पास दे रखा है, एंड x1 और x2 क्या है होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए। ये क्वाड्रेटिक जो प्रॉब्लम है उसको सेटिस्फाई करने की नियम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैक्सिमम जेड की। जो मैक्सिमम जेड है वो किस क्या दे रखा है हमारे पास, वॉल्स जो मेथड है उस पर अगर स्टार्ट करें, अगर बात स्टार्ट करें तो वॉल्स मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आपके पास दी हुई वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यदि मिनिमम हो, यहाँ पे अगर हमारे पास इस प्रकार से मिनिमम होता, मिनिमम जेड होता, तो हम दोनों तरफ क्या करते, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करते। ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लीकेशन होकर मैक्सिमम जेड का निर्माण करता है, ये माइनस यहाँ पे चेंज हो जाते। ये बात आप ध्यान रखना, समझ गए। यहाँ पे मिनिमम होता तो क्या करते हैं, ये मैक्सिमम दे रखा है तो हमारे पास इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो क्या करती है, गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमम प्रॉब्लम। हमारे पास जो प्रॉब्लम दे रखी है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉब्लम है, एंड कंस्ट्रेंट आर लीनियर। जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं वो क्या है, लीनियर है साइन के साथ फ्रॉम टी। अगर हमारे पास यहाँ पे मिनिमम होता तो हम क्या लिखते हैं, गिवन प्रॉब्लम इज ए मिनिमम, सो कन्वर्ट प्रॉब्लम मैक्सिमम एंड कंस्ट्रेंट आर लीनियर। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, करवा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये कि वीडियो है वो आपको एक बार में देखने में समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक बार देखने को सबसे आप लगभग इसको 2 बार वीडियो देखोगे तब जाके ये जो मेथड है वो आपको समझ में आएगा। मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, सारी जो मेथड है वो भी सभी क्या है, लेंथी है। तो 2 बार देखने पे लगभग 4 से 5 जो क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे तब जाके आपकी ये मेथड क्लियर होगा। तो बात करते हैं आगे, गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमम प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट आर लीनियर लेस देन इक्वल फ्रॉम। ठीक है, सेम है। तो सो फर्स्टली वी चेक एक्स टी ए एक्स का नेचर चेक करेंगे। एक्स टी ए एक्स, एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका जो नेचर है वो क्या होता है। नेचर चेंज करने का मतलब है, चेक करने का जो मतलब है वो है कि इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स बनाने के बाद में हम इसको देखेंगे आइगन वैल्यू वो क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वहां से हम इसका नेचर डिफाइन होगा। अगर नेगेटिव है तो इसका जो नेचर रहेगा वो कॉन्वेक्स रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। अब इसको डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे कॉनकेव जो फंक्शन है उसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। कोई भी जो फंक्शन है उसका अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, जैसे एक्स टू स्क्वायर, और फिर हमारे पास ग्रेटर देन 0 इक्वल आता है, 0 से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो इसको क्या रह जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो कॉन्वेक्स। अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव।
ये बात है, लेकिन ये मेथड यूज नहीं करके हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करेंगे। ये कौन सा क्या रहता है? तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स किस प्रकार से आपका निर्माण करती है। ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स है वो आपको कहाँ से बनानी है, मैक्सिमम जेड से बनानी होगी। और उसका जो मेथड है वो क्या रहता है वो देखना। जो मैक्सिमम मैट्रिक्स है वो x1 का स्क्वायर है, फिर x1 x2 का पावर नीचे 2 है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे जो x2 x1 अपॉन 2, ये ध्यान रखना ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वली रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो आएगा वो x2 का स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से ये क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है इस मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 की का। अगर हमारे पास 3 इंटू 3 की आती तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x1 x2 की पावर 2, फिर यहाँ पे x1 x3 की पावर 2 आता है, ठीक है। वो मेथड भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से जो इसका मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, अब x2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, माइनस का 2। कितना है, x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे स्क्वायर का माइनस का 2, फिर x1 x2 का जो कोफिशिएंट है कितना है, माइनस का 2 है। और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। और यहाँ भी कितना आएगा, ये वाला कोफिशिएंट आएगा तो ये कितना रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं x2 के कोफिशिएंट की। x2 का जो स्क्वायर है क्या है, ये है, इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2, तो इस पर आ जाएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4x1 और 6x2 भी है, लेकिन उनको काम में नहीं लेंगे, हमारे जो काम में आने वाली चीज है वो यही है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमारे पास a माइनस लेमडा आई, क्या निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई से हम निकालेंगे आइगन वैल्यू। तो a माइनस लेमडा आई इक्वल 0, ठीक है। इसको इक्वल 0 प्रूव करेंगे। अब आगे देखना, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए यहाँ पे दे रखी है, लेमडा क्या है, एक कोई कांस्टेंट वेरिएबल या वैल्यू मान सकते हो, कोई भी। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आई का जो फॉर्मेट देखो आप, आई इज इक्वल टू इस प्रकार से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 0 इंटू 1। अगर 3 ये 2 इंटू 2 की है, 3 इंटू 3 की रहेगी तो जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है वहाँ पे 1 1 आएगा और बाकी क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस 1 और माइनस का 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ से इसको माइनस लेमडा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहेगी हमारे पास, 1 0 1, ठीक है। अब इसको भी आगे हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 प्रूफ आएगा। और इसको हम आगे सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देना, अब आपको नीचे ध्यान देना है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेशन होगा। अब डायरेक्ट इसको हम माइनस कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, माइनस का 2 माइनस का लेमडा, ये माइनस 2 है, ये माइनस जाके यहाँ पे माइनस लेमडा बनाएगा मल्टीप्लिकेशन होगी। और इनको हम घटाएंगे तो माइनस का 2 माइनस का लेमडा, 0 में से घटाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ भी माइनस का 1 और यहाँ पे भी माइनस का 2 माइनस का लेमडा आएगा इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखना नेक्स्ट, इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और इसको भी अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड माइनस 3 इसका मान आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड माइनस का 3 और इसका मान क्या है, लेस देन 0 है। ये एक मान है वो 0 से छोटा है या नहीं है, 0 से छोटा है ना, सो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। इतने बात आपके समझ में आ गई होगी ये बात देखते हुए। अब आगे हम लिखेंगे a माइनस लेमडा का मान निकालना आ गया होगा। अब आगे हम करेंगे, सो इसलिए ये क्या है, लेस देन है, दैट्स मीन तो यहाँ पे जो कंस्टेंट है वो कहते हैं हमारे पास -1 और -2, यानी कि एक जो मान है वो नेगेटिव है। तो हम नेचर किसका देख रहे थे, एक्स टी ए, एक्स का क्या देख रहे थे हम, नेचर देख रहे थे। ये नेचर कैसा है, इज एनी नेगेटिव डिफाइनाइट है। सो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स मीन ये हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमने क्या बोला था कि ये नेगेटिव होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, कॉनकेव फंक्शन होगा। क्या बोला था हमने, कॉनकेव फंक्शन होगा। और कॉनकेव फंक्शन बोला कौन सा होगा, मैक्सिमम जेड, दैट्स मीन मैक्सिमम
जेड इज कॉनकेव फंक्शन है। कौन सा है? मैक्सिमम जेड है, वो क्या है? कॉनकेव फंक्शन है। एंड हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है? यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास में? कॉन्वेक्स। ये बात यहां तक आप नोट कर लो एक बार। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यूज बोल्स मेथड फॉर सोल्विंग क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉब्लम दे रखी है क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट दे रखी है। अगर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट दे रखा तो ये रहेगा, दो कंस्ट्रेंट रहेंगे वो भी एक क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मेट रहता है इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से डिफाइन करने का, तो ये भी आप साइड में नोट लगा के लिख सकते हो। साइड में इसको लिख लेना ताकि आपको याद रहे। फिर आपको सबसे पहले ये सारी बातें यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन में करनी होगी, तो कैसा भी क्वेश्चन हो, वॉल्स मेथड का अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक को आपको करना ही होगा। यहाँ तक कोई चेंज नहीं रहेगा। गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमम प्रॉब्लम, सिर्फ आपको इसमें चेंज करना हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम दिया है वो, तो आप क्या लिखोगे? गिवन प्रॉब्लम इज ए मिनिमम प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम इज ए मिनिमम प्रॉब्लम, सो कन्वर्ट टू मैक्सिमम प्रॉब्लम। ठीक है, कन्वर्ट टू मैक्सिमम प्रॉब्लम लिख के और उसको माइनस जेड से माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर ये उसको यहाँ पे लिख दोगे। इतना ही चेंज करना रहेगा और बाकी इसका यहाँ तक रहेगा। फिर इसको हम आगे चेंज करेंगे। लेमडा का मान नेगेटिव रहेगा तो हम क्या लेंगे? एक्स टी एक्स, जो ये नेगेटिव था इसका जो नेचर था वो क्या है? नेगेटिव डिफाइनाइट है। सो दैट्स मीन मैक्सिमम जेड इज क्या है? कॉनकेव फंक्शन है। एंड कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? इज कॉन्वेक्स है। कंस्ट्रेंट जो लीनियर है और लेस देन इक्वल दे रखा है, अभी मैंने बात बताई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो आप इसमें देख सकते हो आगे क्या आएगा, यहाँ तक लिख सकते हो। इसके आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं मैं। जैसे हम आगे बात करेंगे, इतना हो गया नाउ वी कांस्टेंट अब जो हमारे पास कंस्ट्रेंट दिया होगा उसको हम लैग्रांजियन फॉर्म में लिखेंगे। लैग्रांजियन फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? लैग्रांजियन वेरिएबल x1, x2 हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो एक कंस्ट्रेंट दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली लेमडा। अगर यहाँ पे ये दो कंस्ट्रेंट अगर हमारे पास एक तो ऐसा दिया होता और एक इस प्रकार से अगर और दिया होता हमारे पास में, अगर इस प्रकार से ए कंस्टेंट और दिया हुआ होता तब यहाँ पे आप क्या लिखते? लेमडा 1, लेमडा 2 इस प्रकार से लिखते। ठीक है, तो यहाँ से ओनली हमारे पास एक कंस्टेंट दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? इसको लेमडा लिख लेंगे। अब आगे की जो क्या है प्रोसेस वो देखना। ये जो मैक्सिमम जेड है वो यहाँ से यहाँ तक आपको एज इट इज ऐसा यहाँ पर राइट कर लेना। एज इट इज ऐसा आप क्या करोगे? इसको राइट कर लोगे तो 4x1 प्लस 6x2। ठीक है, ध्यान रखना ये x1 है ये x2 है, माइनस का 2x1 का स्क्वायर, ये x1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2x1 x2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या रहेगा? माइनस का 2x2 का स्क्वायर रहेगा। ये इतना ऐसा वैसा आ जाएगा। उसके बाद में जो ये हमारे पास जो कंस्टेंट दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे? ये जो कंस्टेंट है इसको देखना, इसको लिखेंगे हम 2, साइन को कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। ये जो वैल्यू है उस साइड में चले जाएगी, जो इसका मान जो कांस्टेंट वाला है वो हम पॉजिटिव रखेंगे।
बाकी ये जो मान उस साइड चले जाएगा और उसको क्या रखेंगे नेगेटिव। तो यहाँ से ये इस साइड आएगा तो माइनस का x1 और ये आ जाएगा माइनस का x2। ठीक है, ये x1 इस साइड जाएगा तो माइनस का x1, ये 2x2 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2x2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखना इसको हम लिखेंगे प्लस 8 क्या कर रहे हैं, किया था हमने लेमडा, जो न्यू कंस्टेंट के लिए जो हमने 8 किया था लेमडा, उसी कंस्टेंट के आगे हम लिखेंगे लेमडा। लेमडा की कोष्टक में ये बयान यहाँ पे रख देंगे 2 माइनस का x1 माइनस का 2x2। ये बात आपके समझ में आ गई ना। अब यहाँ इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे बहुत सिंपल मेथड है, यहाँ तक जिसने भी कर लिया फिर आगे दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद में देखना ये हमने ऐड किया है, तो ये किस प्रकार से ऐड करते हैं, x1 प्लस का 2x2 है जो कांस्टेंट है, इस वाले सारे मान को उस साइड लेकर जाते हैं, जो माइनस में रहता है एज इट इज जिस प्रकार से इसका लिख देते हैं। अब यहाँ से वापस दो कंडीशन अप्लाई होती है। अब यहाँ इस प्रकार से लिखने के बाद में लाग्रांजियन फॉर्म लिखने के बाद में दो कंडीशन अप्लाई होगी, जिसको हम नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना लाग्रांजियन फॉर्म में लिखने के बाद में लाग्रांजियन फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। अगेन हम क्या करेंगे, देन वी अप्लाई नेसेसरी कंडीशन या फिर सफिशिएंट कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, केटी कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई जगह आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है केटी कंडीशन या फिर नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, दोनों कंडीशन को मिलाकर ही हम क्या बोलेंगे, केटी कंडीशन। ये जो केटी कंडीशन है वो आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ोगे, यूनिट नंबर 3 में आप क्या करोगे, इस केटी कंडीशन को पढ़ लोगे। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है। तो ये देखना जो वेरिएबल हमने ऐड किया था, ऐड कौन सा किया था, लेमडा वाला, वो तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा, और बाकी जो वेरिएबल है वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल 0 रहेगा। तो यहाँ पे देखना जो कंडीशन है वो डेल अपॉन डेल x1, ये वेरिएबल हमने पहले से दिया हुआ है, तो ये क्या रहेगा, लेस देन इक्वल 0 रहेगा। ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल क्या है, डेल अपॉन डेल x2, ये वेरिएबल भी हमने ऐड किया, तो ये भी क्या रहेगा, लेस देन इक्वल 0। एंड वेरिएबल ऐड कौन सा किया था हमने, लेमडा, लेमडा वाला वेरिएबल ऐड किया था नवीन। तो यहां से देखना आपको क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल लेमडा। ठीक है, और वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा, डेल अपॉन डेल लेमडा ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा। समझ में आ गई ये बात। तो अब देखना नेक्स्ट क्या करना हो, नेक्स्ट क्या करना है, इन सभी को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद में हमारे पास कंस्टेंट, जो न्यू कंस्टेंट है वो अपने पास बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम उसमें वेरिएबल ऐड करेंगे, इन साइन को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेल अपॉन डेल x1, डेल अपॉन डेल x1, यहाँ से इसका क्या करेंगे, ये l दे रखा है, इसका x1 के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, x1 के अलावा जो भी रहेगा वो क्या जाएगा, 0 रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 4x1, तो यहाँ पे 4, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 4 माइनस का 4x1, इसका करेंगे तो माइनस का 2x2। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो प्लस का लेमडा, और अंदर क्या दे रहेगा, माइनस का x1, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट माइनस का लेमडा। ठीक है, और ये क्या रहेगा हमारे पास, कंस्टेंट रहेगा, वो लेस देन इक्वल 0 रहेगा। अब बात करते हैं हम डेल अपॉन डेल x2, x2 का करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में 6, और ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 2x1, और यहाँ से आएगा माइनस का 4x2। ठीक है, इसके बाद में लेमडा का करेंगे तो लेमडा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ये क्या रहेगा, माइनस का 2 लेमडा, ये क्या रहेगा, माइनस का 2 लेमडा लेस देन इक्वल 0।
ठीक है। इसके बाद में अगर हम अभी बात करेंगे तो वो करेंगे डेल एल अपॉन डेल लेमडा की, डेल एल अपॉन डेल लेमडा। इसमें लेमडा है नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये लेमडा है तो लेमडा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये इसके कोफिशिएंट में आएगा। तो इसका क्या रहेगा हमारे पास में 2 माइनस का x1 माइनस का 2x2, और ये क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा। ये बात आपके समझ में आ गई किस प्रकार से इसका डेफिनेशन। ये हमारे पास कंस्टेंट बनेंगे, न्यू जो कंस्टेंट बनेंगे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना, इसको 2 और इसको 3 नंबर नाम दे देना, ठीक है। और जो मैक्सिमम जेड वाली जो समीकरण थी हमारे पास में, जो मैक्सिमम जेड वाली जो समीकरण थी उसको आप स्टार नाम दे लेना, वो लास्ट में काम में आने वाली है। मैक्सिमम जेड जो इक्वेशन थी स्टार, उसको लास्ट में क्या आएगी वो काम में आने वाली है, मान रखेंगे तब तो आप स्टार नाम दे सकते हो। अन्यथा जो यहाँ नई इक्वेशन आ रही है उसको भी काम में ले सकते हैं, दोनों को काम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखना, अब ये कंस्टेंट है इसको हम छोड़ देंगे, इसको आप भूल जाना है, ठीक है। तो इसलिए इनको भूल जाएंगे। दैट्स मीन यहाँ अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास में, मैं साथ ही साथ इसमें कौन सा वेरिएबल ऐड करूंगा ये भी देख लेना। वेरिएबल है वो इसी के साथ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखेंगे, यहाँ से देखना लेस देन इक्वल वाला रहेगा। अगर इस प्रकार का साइन हमारे पास रहता है तो हम सिलेक्ट वेरिएबल यूज करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल यूज करेंगे वो भी प्लस के साथ। अगर लेस देन का साइन अगर हमारे पास आता है, लेस देन का साइन अगर हमारे पास इस प्रकार से आता है लेस देन इक्वल आएगा तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में ये क्या हो जाएगी समीकरण इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप ही याद रख सकते हो कि जैसे ही हमारे पास कोई लेस देन इक्वल आता है तो उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। और इस प्रकार का साइन ग्रेटर देन इक्वल आता है तो इसमें से कुछ घटाएंगे तो वो क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास साइन लेस देन इक्वल आ रहा है, तो लेस देन इक्वल आ रहा है तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम प्लस कुछ ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखना, यहाँ से रहेगा हमारे पास 4 माइनस का 4x1 फिर माइनस का 2x2 और माइनस का लेमडा। अब इसमें कौन सा वेरिएबल ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ना लेस देन इक्वल साइन है तो इसमें कुछ ऐड करेंगे, और वो ऐड क्या करेंगे हम t1 ऐड करते ये क्या हो जाएगी समीकरण 0 के इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार से नीचे वाले समीकरण में हम ऐड करेंगे 6 माइनस का 2x1 माइनस का 4x2 माइनस का 2 लेमडा प्लस का t2 इज इक्वल टू 0। इसमें ऐड करने पर ये क्या बन जाएगी हमारे पास 0 समीकरण फुल हो जाएगी। अब इन दोनों समीकरणों से कुछ भी चेंजमेंट करना आवश्यकता पड़ेगी। इन वेरिएबल्स को जो कांस्टेंट है इसको हम उस साइड में भेज देंगे, और ध्यान रखना जो वेरिएबल्स रहेंगी जो कांस्टेंट रहेंगे उसका मान पॉजिटिव रहना जरूरी है। इसको हम इस साइड भेजेंगे तो इसका मान क्या रहेगा पॉजिटिव रहना जरूरी है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसको 4 नाम दे देना, क्वेश्चन नंबर 5 नाम दे देना। अब यहाँ से इस वेरिएबल्स को चेंज करने से पहले ये कुछ आपको अलग दिख रहा होगा, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर आपको 3 कुछ अलग दिख रहा होगा। तो इससे पहले अगर इसमें क्या ऐड किया वो हम बातें लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम ठीक है, t1 एंड t2 आर सिलेक्ट वेरिएबल, ठीक। इसमें आपको क्या कर सकते हो, 2 प्रकार से इसको आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सिंपल एक तरीका ही बता देता हूँ। तो आप इक्वेशन नंबर यूज करेंगे, हम इक्वेशन नंबर थर्ड अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस साइन को चेंज करेंगे। ये साइन कब चेंज होगा, मैं इसको दोनों तरफ अगर नेगेटिव से क्या कर दूं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये साइन क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम दोनों तरफ साइन चेंज करने पे, ठीक है, साइन चेंज करने पे देखना
किस प्रकार से चेंज करेंगे, जैसे ही इसको माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है इसको चेंज किस प्रकार से करेंगे, माइनस का 2 प्लस का x1 फिर प्लस का 2x2 लेस देन इक्वल 0। ये बात हमारे पास समझ में आई हुई है या नहीं, आगे ना। अब यहाँ पे इस प्रकार का ये बन रहा है तो इसमें भी क्या कर देंगे, हम एक वेरिएबल और ऐड कर देंगे। और वो क्या करेंगे, हम यहाँ से t1 अगर t2 इसमें ऐड कर लिया है तो ये जो d लेमडा हमने माना था उसमें क्या करेंगे, हम दूसरा वेरिएबल ऐड करेंगे, वो s1 यहाँ पे ओनली लेमडा 1 होता है तो s1 ऐड करते, यहाँ पे लेमडा है तो हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसमें क्या करेंगे, इस साइन को चेंज करने के लिए माइनस का 2 प्लस का x1 प्लस का 2x2 प्लस s इक्वल टू 0। अब समीकरण नंबर हमारे जो काम में आने वाली है वो समीकरण नंबर 4, 5 और 6 आगे में काम में आएगी, ठीक है। और यहाँ से आगे आप ये लिख लेना है यार, यहाँ पे जो रहेगा s इज सिलेक्ट वेरिएबल, यहाँ पे s क्या है, सिलेक्ट वेरिएबल है, s l a c k सिलेक्ट वेरिएबल है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। अब मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल जो कांस्टेंट है, ओनली जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक तरफ रखता हूँ, वेरिएबल को एक तरफ लेके जाता हूँ। और इतना ध्यान रखूंगा जो कांस्टेंट का जो मान है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट का जो मान है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन है हमारे पास, जो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको जो कन्वर्ट करेंगे सिंपलेक्स टेबल के रूप में, तो वो क्या बोलती है, जो इस साइड जो पॉजिटिव जो कांस्टेंट आते हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा, ये माइनस का होगा, तो इसका मतलब माइनस से फिर दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इस साइड इसका जो सारा का भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से देखना इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ देखना इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4x1 प्लस का 2x2, इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 को, फिर प्लस का लेमडा माइनस का t1 इक्वल कितना आएगा हमारे पास में, 4 आएगा। जैसे मैंने इसको उस साइड लेकर गया, ठीक है, या फिर ऐसे करो आप, इसको उस साइड लेकर जाओगे, ये उस साइड गया प्लस का, ये इस गया प्लस का, ये उस साइड गया प्लस का, ये प्लस का उस साइड गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 से देखेंगे 2x1, और इससे पहले हम एक बात और लिख लेते हैं तो वो सही रहेगा, वो साइड में लिख लेता हूँ एक बार, इसको समझते हैं। 6 प्लस का 2x1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4x2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 लेमडा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का t2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6, ठीक है। अब दूसरा जो कंस्टेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, s1 इस वेरिएबल में, इसमें s1 वेरिएबल में ऐड किया, ये उस साइड जाएगा, ओनली यही माइनस का है तो इसी को उस साइड भेज देंगे, सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से x1 प्लस का 2x2 प्लस का s इक्वल टू s1 x1 2x2 प्लस s इक्वल में 2 रहेगा, ठीक। इससे पहले आप यहाँ एक लाइन लिखना, यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम जेड दे रखा था उसको लिखना, ठीक है। मैक्सिमम जेड लिखना, तो मैक्सिमम जेड क्या रहेगा हमारे पास में, वो हमने मिटा दिया था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। वो मैक्सिमम जेड रहेगा वो 4x1 प्लस का 6x2 माइनस का 2x1 का स्क्वायर माइनस का 2x1 का स्क्वायर और माइनस x1 2x1 2x2 2x1 x2 और माइनस 2x2 का स्क्वायर,
ठीक है, ये रहेगा। जो मैक्सिमम जेड स्टार्टिंग में हमारे पास दिया हुआ है उसी को हम लिखेंगे 4x1 प्लस 6x2 माइनस का 2x1 का स्क्वायर माइनस 2x1x2 माइनस का 2x2 का स्क्वायर। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गई। अब यहाँ से देखना x1 x2 लेमडा 1 लेमडा एस t1 t2 सभी के सभी आर ग्रेटर देन इक्वल क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। एंड ये हमारे पास जो अब जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई थी उस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्रिएटिव प्रकार का क्वेश्चन का क्या हो गया, ग्रेड निर्माण होता है। मैक्सिमम जेड दे रखा है, ये तीन हमारे पास कंस्ट्रेंट का निर्माण होता है। अब आगे की क्या प्रोसेस रहती है, तो इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन आती है। कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, वो क्या रहेगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो कंडीशन है बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। इस कंडीशन को आप ध्यानपूर्वक देखना। कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन जो इक्वेशन नंबर हमारे पास x1 के सापेक्ष वेरिएबल x1 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया था x1 के सापेक्ष, और उस x1 वाली समीकरण में हमने क्या ऐड किया था, t1 ऐड किया था। क्या ऐड किया था, t1। तो यहां से जो x1 है कोमा t1 इक्वल हमने क्या ऐड किया था, कॉम्प्लीमेंट्री जो कंडीशन है किस प्रकार से देखते हैं। x1 के सापेक्ष में वेरिएबल में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, उसके बाद में इसको लिखा था, और उसमें कौन सा वेरिएबल ऐड किया था, t1। तो x1 t1, ठीक है। सेकंड में हमने x2 के सापेक्ष वेरिएबल में क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, और उसमें ऐड किया था t2। तो इसका मतलब x2 और t2। इसको सोल्व करने का एक अलग मेथड और है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन है वो भी क्या रहती है, उसमें चेंज होती है, लेकिन आपको वो मेथड पे नहीं जाना है, वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। सिंपल मेथड पे ध्यान देना आपको। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, दूसरी वाली थी, इसमें हमने क्या ऐड किया था, एस ऐड किया था, साथ ही साथ किसके सापेक्ष हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, लेमडा के सापेक्ष। तो इसमें क्या आएगा, लेमडा और एस है, इसका मान 0। जो कॉम्प्लीमेंट्री जो कंडीशन है वो क्या काम में आती है, क्या इसका यूज रहता है। जैसे ही हम सिंपलेक्स टेबल इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे x1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x2 आएगा, और जैसे अगर यहाँ पे s1 है और वो इंटर हो रहा है x2 की जगह, तो वो यहाँ पे अगर x1 और s1 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पे अगर t1 आएगा और वो t1 होगा अगर x2 की जगह, t1 इंटर होगा x2 की जगह, तो यहाँ पे x1 और t1 दोनों एक साथ आ रहे हैं। x1 पहले से आ रहा था और t1 यहाँ से इंटर दोबारा शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब वो पूरी मैट्रिक्स से क्या कर देगा, वो जो टेबल बनाएंगे सिंपलेक्स टेबल, वो पूरी इसको क्या कर देगा, 0 के इक्वल प्रूव कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मतलब x1 t1 है और x2 t2 इक्वल टू लेमडा और s, वो ये जो मान है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। x1 है वो t1 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, x2 t2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेमडा और s यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आ सकता है, यहाँ पे x1 आ गया, t2 आ गया, लेमडा आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसका यूज इस प्रकार से किया जाता है। उससे आगे हम लिखते हैं इसमें, अगर यहाँ पे अगर हम लेते हैं, अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करना, इसमें फिर यार जो दोबारा से ही मैं लिख देता हूँ इसको, तो एक जो क्वेश्चन है पूरा प्रॉपर्ली आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉट डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे इसको आप कोफिशिएंट लिखोगे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसका आप कोफिशिएंट लिखोगे 2 1 माइनस का 1, ठीक, इसका 2 4
2 माइनस का 1, इसका कितना आ गया 1 2, यहाँ S1 आ गया तो यहाँ पे S का मान 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे T का मान, इसका मान 0 है। इस प्रकार से मैट्रिक्स बन रही है। तो क्या इसमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है क्या? इस प्रकार की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण होना चाहिए, तो इस प्रकार का क्या हो उसमें रूप हो। अगर 3/3 की है तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी थी, 2/2 की होती तो 2/2 की, इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी है। तो यहाँ पे तो ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण करने वाला ओनली एक ही पद है, यानी कि फिर इसमें हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? एक वेरिएबल और होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा और उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम मैक्सिमम जेड में भी ऐड करेंगे और उस कंस्टेंट में भी यूज करेंगे, जहां हमको जरूरत रहती है वहां पे अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड रहेगी, उसी जगह हम इसको क्या करेंगे यूज करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल को। और आर्टिफिशियल वेरिएबल को जब हम यूज कर लेते हैं तो बाकी जो हमारे पास वेरिएबल है, बाकी जो सिलेक्ट वेरिएबल है या फिर जो ओनली सिंपल वेरिएबल है, इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखते हैं। इस फॉर्म में हमने इसको क्या कर लिया? चेंजमेंट कर लिया, क्योंकि वहां पे जो मैट्रिक्स थी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण नहीं हो रहा था, अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण हो रहा है। यह क्या है हमारे पास? एस है, तो इसका ध्यान रखना, ये 5 नहीं है, एस है, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे हेयर नॉट डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो वी यूज आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण नहीं कर रही है, तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करके A1 और A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, सो मैक्सिमम जेड में भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो रहेगी हमारे पास में -1, इतना ध्यान रखना। बाकी जो वेरिएबल है हमारे पास लेमडा T1 T2 ऐसे, अगर इसमें मैक्सिमम जेड में रखेंगे तो इसका मतलब कि इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी? 0 रहेगी। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट है -1 रखते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो कॉस्ट रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी? माइनस रहेगी। कॉस्ट क्या होती है? जो मैक्सिमम जेड है उसमें जो वेरिएबल आते हैं उसका कोफिशिएंट गुणांक क्या है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। सो दैट्स मीन एस्ट इस प्रकार से इसमें क्या किया? ओनली हमने पहले वाले में A1 ऐड किया है और सेकंड वाले में A2 ऐड किया है। रिक्वायरमेंट थी हमारे पास यहीं पे 1 नहीं आ रहा था, बल्कि थर्ड जो कंस्टेंट था उसमें क्या आ रहा है? हमारे पास 1 आ रहा था। अब यूज करते हैं x1। तो पहला जो कंस्टेंट है उसमें x1 का जो मान है वो कितना है? हमारे पास में 4 है, ठीक है। दूसरा जो कंस्टेंट है उसमें x1 का मान कितना है? हमारे पास में 2 है। थर्ड जो हमारे पास कंस्टेंट है इसमें जो x1 का कोफिशिएंट गुणांक कितना है? हमारे पास में 1 है। इस वाले को बाद में फिल करेंगे, सबसे पहले हम इस टेबल को फिल करेंगे ताकि यहाँ जो फिल करिए वो हमारे पास कोई गलती ना हो, ठीक है। और पहले वाले जो लाइन थे इसमें देखना x1 का कोफिशिएंट कितना है? हमारे पास में 4 है, फिर x1 का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, और फिर x1 का कितना है? 1 है। 3 ही हमारे पास वेरिएबल है, 3 ही हमारे पास कितनी है? कंस्टेंट है, तो 3 लाइन हो गई है। चौथा में x2 का मान कितना है? हमारे पास में 2 है, x2 का दूसरे कंस्टेंट में 4 है, और इसमें x2 का मान कितना है? हमारे पास में 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लेमडा का मान फर्स्ट में कितना है? हमारे पास कोफिशिएंट गुणांक 1 है, सेकंड में कितना है? हमारे पास में 2 है। अब थर्ड के अंदर देखना, इसका थर्ड इसमें है ही नहीं, लेमडा इस थर्ड कंस्टेंट में है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट गुणांक कितना हो गया? हमारे पास में 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट T1 की। T1 यहाँ पे कितना है? -1 है, सेकंड में कंस्टेंट में भी नहीं है, थर्ड कंस्टेंट में भी नहीं है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। अब बात करते हैं हम आगे T1 T2 के लिए तो फर्स्ट कंस्टेंट में है ही नहीं, तो इसका मान 0, और सेकंड कंस्टेंट में है तो इसका मान -1, और थर्ड कंस्टेंट में भी नहीं है तो इसका मान भी 0। इतना ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आप इस कंस्टेंट को यहाँ फिल कर रहे हो और इसको यहाँ फिल कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या तो इसको फर्स्ट मानो या फिर इसको सेकंड मानो, ठीक है। या तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ऐसा करो। या फिर स्टार्टिंग से या आप इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको थर्ड मानो, लेकिन जो मानो वो सभी में इक्वल होना चाहिए।
अब एक लाइन फिल करते वक्त तो आपने क्या किया, इसको सेकंड मान लिया, फिर दूसरी में लाइन फिल करते वक्त इसको आपने फर्स्ट मान लिया, तब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट कंटेंट इस प्रकार से मानना, तो ये पहला है तो पहला ही रखना, ये दूसरा है तो दूसरा ही रखना, ये तीसरा है तो इसको तीसरा ही रखना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग से फिल करना होगा। अब बात करते हैं A1, तो A1 की जो कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें 1 रहेगी, इसमें है नहीं 0, इसमें भी नहीं है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। A1 की कॉस्ट देखना A2 की फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 1 रहेगी, थर्ड में 0 है, फोर्थ में देखना इसमें भी S1 नहीं है 0, इसमें भी S1 नहीं है, ओनली थर्ड में है S, तो इसका मान हो जाएगा 1। अब इसमें आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण कर रही है। ये किसका निर्माण कर रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण कर रही है। तो इससे में कोई मतलब नहीं, कर रही है तो कर रही है, बट यहाँ देखना अब A1 आ रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण कर रहा है, A1 आ रहा है फर्स्ट लाइन में, और इसके नीचे कितने आ रहे हैं, 0। तो यहाँ इसका मतलब है कि A1 आएगा वो यहाँ पे अक्ष B में क्या आएगा, A1 यहाँ आएगा, ठीक है। A1 यहाँ आ रहा है तो A1 आएगा यहाँ पे। अब नीचे देखना सेकंड में तो A2 यहाँ आ रहा है ना, तो सेकंड लाइन में A2 कहाँ आ जाएगा, A2 यहाँ पे। अब यही क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बेसिक वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उसी के अंदर जो वेरिएबल्स रहेंगे उन्हीं वेरिएबल्स को हम लेंगे यहाँ, ठीक है, अन्य कोई वेरिएबल नहीं ले सकते। S1 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे थर्ड में आ रहा है, थर्ड पोजीशन में यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे S ले लिया गया। अब B का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एक कंस्टेंट है उनके इक्वल में जो हमारे इक्वल में जो कांस्टेंट आते हैं उनका मतलब B जो मैट्रिक्स बनती है वो ही रहता है। जैसे B है, फर्स्ट A में फर्स्ट आ रहा था 4 आ गया, अब A2 है वो कहाँ आ रहा था, सेकंड में, तो सेकंड के इक्वल कितना आएगा हमारे पास 6, ठीक है। S किस में आ रहा था, थर्ड में, थर्ड के इक्वल कितना है हमारे पास में 2। इस प्रकार से फिल हो गया। CB क्या है, कॉस्ट है इनकी कॉस्ट है, x1 की कॉस्ट कितनी है 4, x2 की कॉस्ट कितनी है 6, x1 की कॉस्ट यहाँ पे इस प्रकार से ली जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या ऐड किया था, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने के बाद में हम उन आर्टिफिशियल वेरिएबल की ही कॉस्ट लेंगे ओनली, और बाकी की कॉस्ट नहीं लेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो बाकी की सभी की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 0 होगी, ठीक है, 0 0 0 0 0। सॉरी A1 तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी माइनस, और A2 भी हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी -1, S की 0। ये बात ध्यान रखना। जब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करने के साथ साथ इसकी कॉस्ट रहती है वो -1 रहती है, और अन्य जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं उन सब की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है कॉस्ट। यहाँ पे A1 की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमारे पास -1, और A2 की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमारे पास -1, और S की कॉस्ट कितनी दे रखी है 0। ये हमारे पास फर्स्ट टेबल क्या होती है, कंप्लीट होती है यहाँ लगभग। जो मेन बात है वो यहाँ आएगी नीचे। अब ध्यान देना, हम क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ किस प्रकार से निकालते हैं, ZJ माइनस CJ किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस टेबल को ध्यान से देख लेना, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ZJ माइनस CJ, 4 को आप मल्टीप्लीकेशन करोगे -1 से, 4 को मल्टीप्लीकेशन करोगे -1 से, इस वाले को x1 की निकालेंगे हम ZJ माइनस CJ यहाँ पे, तो इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखना -1 गुणा 4, इसको इससे सॉरी x1 वाले से इस वाले वेरिएबल को इस वाले वेरिएबल से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ध्यान से देखना, x1 वाले को CB वाले से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस फिर नीचे वाले वेरिएबल को इस वाले वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि -1 गुणा 2, ठीक है। इस वाले को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 × 1, फिर ऊपर वाली जो कॉस्ट है इनकी x1 के ऊपर जो x की जो कॉस्ट है वो कितनी है 0, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, इस वाली कॉस्ट को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस अब माइनस करेंगे किसको, इस ऊपर वाली, ठीक है। तो इसका आ जाएगा -4 प्लस
और माइनस का 2 और बाकी क्या हो जाएंगे हमारे पास में 0 माइनस 0। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 6। ठीक है, अब x2 को कैसे करेंगे, इस 2 को -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 इंटू 2। ठीक है, फिर इस -1 को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस माइनस का 1 इंटू 4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन किया -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2, फिर माइनस करेंगे इसमें से ये ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर। ठीक है, अब इसका कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 6। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में माइनस का 6 है। अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का 1, समझ में आ रही होगी शायद। इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 1 इंटू 2 प्लस माइनस का 1 इंटू 2 और ये इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 3। ये समझ में आ गई होगी शायद, देखना दोबारा से देख लेना और फिर नेक्स्ट वाला पर देखना। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -1 कितना होगा हमारे पास में +1 -1 इंटू -1 कितना होगा हमारे पास में +1 और बाकी का ये करेंगे तो 0, ये करेंगे तो 0, ऊपर कॉस्ट है वो भी क्या है हमारे पास 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। इसका मान कितना आएगा हमारे पास में 1 है। ठीक है, नेक्स्ट T2 पे चलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 -1 को गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1, 0 को 0 करेंगे तो 0 और वापस 0 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट A1 पे चलेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा हमारे पास में माइनस का 1 गुणा 1। इसको और इस 0 वाले को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस वाले पद को और इस वाले पद को, ध्यान से देखना, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 यानी कि प्लस माइनस का 1 गुणा 0 और नीचे वाले पद को गुणा करेंगे तो 0 गुणा 0 और इसमें से ऊपर वाला पद क्या करेंगे घटाएंगे। तो ऊपर वाला पद घटाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे यानी कि माइनस का 1 और ये माइनस है, ये माइनस पहले बाहर है, ये माइनस अंदर है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 0। इस माइनस को इससे करेंगे तो 0 और इस माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और इस माइनस में ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसकी कॉस्ट भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। सिर्फ आपको इस टेबल में इतना ही देखना था कि ZJ माइनस CJ किस प्रकार से लिखा जाता है और जो मेन टेबल सिंपलेक्स कंस्ट्रक्ट जो सिंपलेक्स टेबल है वो इनसे किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि ऑल ZJ माइनस CJ इक्वल होनी चाहिए 0 के, ऑल ZJ माइनस CJ इक्वल होनी चाहिए 0 के, यानी कि यहाँ भी 0 आना चाहिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अगर इन सभी जगह अगर 0 होता तो हमारा जो आंसर रहता उस मैक्सिमम Z में A1 A2 और S का मान ये रखते वो ही हमारा क्या रहता आंसर रहता। लेकिन इस प्रकार से नहीं आया है तो अभी हम इसमें यूज करेंगे मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसमें इनको मिटाते हैं, ये टेबल हमारी यूज होने वाली है तो इस टेबल को यहाँ पर लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो इस टेबल से किस प्रकार से दूसरी टेबल पर हम लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम चूज करेंगे, देखेंगे कि ऑल ZJ माइनस CJ डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे सो ZJ माइनस CJ चूज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। इसमें से सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एक तो ये है हमारे पास में, एक ये है, दो ही है मोस्ट नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू है। सो इसलिए दोनों वैल्यू अगर इसमें इंटर कराएंगे तो सबसे पहले देखना x1 अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो कंडीशन लिखी थी वो x1 T1 थी, x2 T2 थी और लेमडा और s था। ठीक है, तो यहाँ से x1 इसमें नहीं है और T1 भी इसमें नहीं है तो x1 भी इंटर हो सकता है, x2 इसमें नहीं है और T2 भी इसमें नहीं है तो x2 और T2 भी इसमें इंटर हो सकता है। बट यहाँ पे लेमडा इंटर नहीं होगा। लेमडा कब इंटर होगा, लेमडा अगर इंटर होगा A1 की जगह भी इंटर नहीं होगा और लेमडा A2 की जगह भी इंटर नहीं होगा। लेमडा जो इंटर होगा वो जब कब होगा जब जब S की जगह ही लेमडा इंटर हो सकता है।
एक कंडीशन और है इसमें, अगर यहाँ पे जो मिनिमम जो रेशियो है ये हमने चूज किया, ये मोस्ट नेगेटिव हमने चूज कर लिया, तो ये मोस्ट नेगेटिव अगर यहाँ पे इंटर नहीं हो रहा है, ये मोस्ट नेगेटिव अगर यहाँ पे इंटर नहीं हो रहा है तो हम इस दूसरी वेरिएबल को यहाँ पे इंटर करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही अगर हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम दूसरी वेरिएबल जाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरी वेरिएबल को जाएंगे। और ध्यान रखना इस कंडीशन में हम जीरो वेरिएबल भी यहाँ पे यूज करके मोस्ट नेगेटिव में जो जीरो करके भी इसको इंटर करवा सकते हैं। ठीक है, उसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो हमने जो चूज किया वो ये वेरिएबल चूज किया, तो इसका मतलब है जो इंटरिंग वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास में x1, सो इंटरिंग वेक्टर x1 रहेगा। एंड मैक्सिमम हमने चूज कर लिया, उसके बाद में इंटरिंग वेक्टर रहेगा x1। अब इसमें डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा रहेगा कि x1 a1 की जगह आएगा, x1 a2 की जगह आएगा, या फिर x1 है वो s की जगह आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो पार्ट है उसका हम मिनिमम निकालेंगे किसके साथ, b वाले में डिवाइडेशन करके। तो यहाँ से 4 है, इस 4 में हमने इस 4 का क्या किया, डिवाइड किया, इस 4 का डिवाइड किया। यहाँ पे 6 है, इसमें इसका भाग दिया, और यहाँ पे 1 है, इसमें इसका भाग दिया। देख सकते हो आप मिनिमम रेशियो लेंगे 4 × 4, 4 भाग 4, 6 भाग 6, 4 2 भाग 1। इसमें मिनिमम रेशियो किसका आ रहा है, 4 × 4 का आ रहा है। तो इसमें मतलब जो की एलिमेंट्स है हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे की एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे की एलिमेंट। और जो आउटिंग जो वेक्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारे पास में, a1 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टेबल देखते हैं, नेक्स्ट टेबल देखेंगे तो a1 की जगह कौन सा इंटर हो रहा है, x। ठीक है, अब बाकी जो दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे, a2 और s। अब इनकी कॉस्ट क्या है, x1 की क्या रहेगी 0 माइनस a2 की रहेगी और इसकी रहेगी 0, ये इसकी कॉस्ट रहेगी। अब यहाँ पे देखना नीचे क्या आएगा हमारे पास में, z माइनस c आएगा, लेकिन यहाँ b की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से आप इंटर कराओगे। सबसे पहले यहाँ अगर x1 आ रहा है तो x1 की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आने के लिए अगर यहाँ पे 1 कब आएगा, जब हम इसको क्या कर देंगे, इस पूरी की पूरी लाइन को 4 से डिवाइड कर देंगे। इस पूरी की पूरी लाइन को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में भाग दिया 4 का। जैसे मैं यहाँ पे इसमें 4 का भाग दूंगा, इसमें भी 4 का भाग दूंगा। इसको चेंज में नहीं करना, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ उसमें के लिए। फिर इसको आप 4 से भाग दोगे, इसको 4 से, इसको भी 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 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4/4 क्या आएगा, 1। 4/4 कितना आएगा, 1। 2/4 कितना आएगा, 1/2। 1/4 कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। -1/4 कितना आएगा, -1/4 आएगा। फिर 0/4 कितना आएगा हमारे पास में, 0 आएगा। 1/4 कितना आएगा हमारे पास में, 1/4 आएगा। और 0/4 कितना आएगा, 0, और ये भी 0। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, हमने जो इंटरिंग वेक्टर लिया था हमारे पास x1 था, लेकिन आउटगोइंग जो वेक्टर क्या था हमारे पास में, डिपार्टिंग जो वेक्टर था, या आउटगोइंग वेक्टर भी इसको बोल सकते हो। डिपार्टिंग वेक्टर क्या है हमारे पास में, a1। तो a1 वालों को आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी वेरिएबल यहाँ के उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उस वेरिएबल को आप इसमें लिखो या मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अगर बाद में हम देखें तो यहाँ पे देखना x1 आ गया, इसके नीचे अगर यहाँ जो एलिमेंट आता है उसके इक्वल में 1 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। यहाँ 1 आ गया, बाकी दोनों जगह 0 आएगा। a2 देख लो, a2 कहाँ आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ 2 नंबर पे 1 आएगा, बाकी यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, s1 है 3 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे और बाकी यहाँ पे 0 आएगा। 3 तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, 3 को तो इस प्रकार से आप फिल कर देना आराम से। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 1 और 0। इतना काम हो गया हमारे पास, लगभग 15% काम हो चुका है अभी। इसके बाद में 3 हो गई, ये हुई, इसको आपको लिखना जरूरी नहीं है। बात रहेगी इनकी, तो ये कैसे निकालेंगे, a2। तो a2 निकालने के लिए इसको देखना, ये वेरिएबल चाहिए हमें a2। तो हमारे पास जो की एलिमेंट था, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस प्रकार से एक 2/2 की ये मैट्रिक्स बन जाएगी, कहने का मतलब है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस देंगे की एलिमेंट है, वो की एलिमेंट क्या रहेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे। देखना
4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 4 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 2, और डिवाइडेशन करेंगे किससे, की एलिमेंट से। डिवाइडेशन करेंगे किससे, जो की एलिमेंट हम ले रहे हैं उससे। तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 माइनस का 2 इंटू 4, डिवाइडेशन करेंगे जो की एलिमेंट लेंगे वो। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 24 माइनस का 8/4। तो ये कितना आएगा हमारे पास में 16/4 यानी कि 4। ये कितना आ गया हमारे पास में 4। ठीक है, देख लेना किस प्रकार से कैलकुलेशन है, कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इसके बाद में ये देखना कोई मिस्टेक हो तो वो भी चेक कर लेना। ये है s, ये हमारे पास कितना है 2। अब 2 को इस वेरिएबल से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बीच वाले को भूल जाएंगे, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट। ये कितना आएगा हमारे पास में, देखना 4 इंटू 2 कितना होगा 4, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन की एलिमेंट। ये कितना होगा 8 माइनस 4/4 यानी कि 4/4 कितना हो गया हमारे पास में 1। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इस वेरिएबल पे x2 वाले पे। x2 के नीचे कौन सा, ये तो हमने लिख लिया था 2 वाला, और इसके नीचे ये वाला वेरिएबल था, तो ये वेरिएबल 4 है। तो अब इसको 4 को इस 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 माइनस ये वाला वेरिएबल 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन की एलिमेंट का डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4/4 यानी कि 12/4 यानी कि 3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 3 इसका आएगा आंसर। अब यहाँ पे इस पे चलते हैं हम नेक्स्ट चलेंगे तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2 अपॉन में 4। ये कितना होगा 8 माइनस का 2/4, इसका मतलब हो गया 6/4 यानी कि 3/2। यहाँ कितना आ गया हमारे पास में 3/2। हर एक टेबल इसी प्रकार से बनाएंगे। अब बाकी देखना इसमें आना, इसमें आओगे जैसे ही 1 तो हमने लिख लिया था। ये कितना आएगा 4 इंटू 8 कितना हो गया 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, 7 भाग किससे करोगे, सॉरी 8 माइनस 2 यानी कि 6, 8 4 इससे और फिर 2 वाला इससे कितना हो गया 2 इंटू 8, 8 माइनस का 2 माइनस का 6 सॉरी प्लस का 6 भाग 4 यानी कि 6 भाग 4 यानी कि 3/2। यहाँ कितना हो गया हमारे पास में 3/2 हो गया। अब इसका ये वाला पद और देखना 4 इंटू 0 यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0 और 1 इंटू 2 तो माइनस का 1 इंटू 2 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2 और डिवाइडेशन में हमारे पास के एलिमेंट इसका मतलब माइनस का 1/2 इसका आंसर आया। 0 सॉरी ये 1 1 होगा यहाँ पे 1 है 4 इंटू 0 और ये वाला इस पद से 4 इंटू 0 यानी कि 0 और 1 इंटू 1 यानी कि माइनस का 1 और इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो 4 इसमें मतलब 4 माइनस का 1। अब नेक्स्ट जो मान है वो कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं तो वो आपको लिखना होगा इस टेबल के नीचे। इस प्रकार से एक टेबल का निर्माण हो गया, इतनी टेबल है ऊपर वाली ये टेबल का निर्माण हो चुका है। अब वापस इसमें से मोस्ट नेगेटिव देखेंगे तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा हमारे पास में ये है माइनस का 3 मोस्ट नेगेटिव है। बट इसी के साथ अगर हम चेक करते हैं तो x2 इसमें इंटर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो कंडीशन थी वहां जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन क्या थी हमारे पास में कि x1 t1 t2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे t2 नहीं है तो इसका मतलब है कि x2 इसमें इंटर हो सकता है। x2 इंटर होगा तो यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव है माइनस का 3 तो आप लिखोगे दोबारा से फिर से all zj minus cj does not is equal to 0, so zj minus cj choose the most negative value, so entering vector यहाँ पे जो entering vector क्या रहेगा हमारे पास में x2 रहेगा एंड जो मिनिमम जो रेशियो है वो क्या रहेगा हमारे पास, दोबारा से देखना मिनिमम रेशियो क्या रहेगा 1। इसका 1 में क्या देखो आप 1 में 1/2 का डिवाइडेशन करोगे, फिर 4 में 3 का डिवाइडेशन करोगे, साथ साथ 1 में 1/3 का डिवाइडेशन करोगे 1/2/3 का, तो इसको करोगे सोल्व करोगे तो इसको कितना आ जाएगा 2 और
फिर इसका आ जाएगा 4/3 है तो 4/3 आ जाएगा, इसका जो आएगा 2/3। तो जैसे इसमें कितना आ रहा है हमारे पास में 2 आ रहा है, इसमें 1 पॉइंट कुछ आ रहा है और इसमें 0.00 आ रहा है। इसमें कुछ, इसमें तो 2 आएगा, इसमें 1 पॉइंट आएगा, इसमें 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला कौन सा है, इसका मतलब ये है। तो हमारे पास की जो एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, और डिपार्टिंग वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास में, एस रहेगा। डिपार्टिंग वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास में, एस, एंड की एलिमेंट रहेगा हमारे पास में 3/2 रहेगा। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे दोबारा लिखोगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेबल बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, नेक्स्ट टेबल देखना। वापस हमने ये क्या लिया था हमारे पास, ये तो इंटरिंग होगा, इंटरिंग होने वाला ये है और आउटगोइंग होने वाला ये है, ठीक है। डिपार्टिंग वेक्टर बोल सकते हो आप, डिपार्टिंग वेक्टर रहेगा यहाँ पे एस, इंटरिंग वेक्टर रहेगा यहाँ पे x2 और की एलिमेंट रहेगा हमारे पास 3/2 रहेगा। वही यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पे ये वेरिएबल लिखेंगे x1 a2 और x2 वाला। अब ध्यान रखना x1 के सामने ही 1 आएगा, बाकी के जो नीचे दो एलिमेंट रहेंगे वो 0 रहेंगे। तो x1 लिखा, इसके नीचे दो एलिमेंट 0, a2 लिखा, ये a2 के इक्वल 0 और ऊपर नीचे दोनों 0, x2 रखा यहाँ पे, इसके ऊपर नीचे दोनों 0 हमने पुट किया है। इसके बाद में इसका हम भाग देंगे 3/2। 3/2 का हम जैसे डिवाइडेशन करेंगे, यहाँ पे वैसे भी 0 आ रहा है, देख सकते हो आप। इसमें करेंगे तो 1/3, तो 1 3/2 में डिवाइडेशन करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इसका निमाने का 2/3 आ गया। -1/4 में हम 3/2 का हम डिवाइडेशन करेंगे तो इस प्रकार से 2/4 × 3 माइनस, तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/6, तो माइनस का 1/6 आ रहा है। उसी प्रकार से 1/4 में देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1/6 आएगा और ये 0। अब जो हम डिपार्टिंग वेक्टर जो हम आउट निकाल देते हैं, यहाँ आने के बाद में उस वेक्टर को यहाँ से निकाल देते हैं, तो उस वेक्टर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे a1 हमने यहाँ पे निकाल दिया था, उसको लिखने नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे s1 हमने निकाल दिया, तो s1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल बनेगी। तो की एलिमेंट ये रहा। उसके बाद में देखना ये एलिमेंट किस प्रकार से निकल के आया, ये एलिमेंट इस जगह वाला s1 वाला, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही प्रोसेस रहेगी। 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/2, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का 1/2 अपॉन की एलिमेंट क्या था हमारे पास में 3/2। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 और 3/2, ठीक है। तो पहला एलिमेंट 4 पे, ये दूसरा तीसरे पे जाएगा तो 2 × 2/3 × 2, तो ये एलिमेंट कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास मान कितना आएगा 2/3 हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार से ये एलिमेंट देखना, आप इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में 6 और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 3/3/2। तो जैसे आप इसको 3/3/2 इस प्रकार से लिखोगे तो जैसे ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, 3 × 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2 आ गया। इसी प्रकार से आप पूरी टेबल को क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हो। इसके बाद में ZJ - CJ किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। ZJ - CJ निकालोगे तो आप इस प्रकार को ये निकालोगे, इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे, 0 को 1 0 एलिमेंट, इसको 0 से 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर -1 को 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनको सबको ऐड करेंगे, 0 × 1 प्लस -1 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस, अब माइनस करेंगे कॉस्ट 0, तो क्या रहेगी, इससे 0, इससे 0, ये 0 माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, इनको ऐड करोगे तो भी 0 आएगा और -0 करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास में 0 आएगा। अब ये देखना, ये 0 आएगा, ये माइनस, अब ये देखना माइनस का 1 × 2, ये भी 0 आ जाएगा। इसमें से हम 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ये हमारे पास माइनस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 0, इसको भी करेंगे 0, इसको भी करेंगे तो 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो भी 0, ये भी 0, ये माइनस माइनस गुणा होके क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये माइनस और ये माइनस गुणा होके क्या बनाएगा हमारे पास में प्लस का 1, और ये 0 बन के 0 रहेगा और इनमें से भी हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 1 आएगा, ये 1 हमारे पास आएगा। नेक्स्ट यहाँ देखना कि यहाँ पे 0 कैसे आया, ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया 0, ये -1 और ये 1, अगर हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 1,
ये जीरो और ये जीरो करेंगे तो जीरो, और इनमें से भी माइनस का -1 करेंगे तो -0, माइनस का 1 0 करेंगे तो ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल क्या रहेगा हमारे पास में 0, तो ये हमारे पास में 0 आती है। अब वापस यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव ऑल जेड जे माइनस सी जे डज नॉट इज इक्वल टू 0, वापस लाइन लिखेंगे all zj minus cj does not is equal to 0, so zj minus cj choose the most negative value, so entering vector, so most negative value क्या है हमारे पास माइनस का 2, और माइनस का 2 की जगह लेमडा इंटर करेगा, तो लेमडा किसके साथ इंटर नहीं कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो कंडीशन थी वो हमारे पास की थी लेमडा और एस थी, लेमडा और एस थी, तो लेमडा और एस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एस इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेमडा इसमें इंटर हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2 इसमें मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा। और अब हम चूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक लिखेंगे इसमें नीचे बात, सो इंटरिंग वेक्टर x2 रहेगा, इसमें जो इंटरिंग वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा लेमडा रहेगा, ठीक है, इंटरिंग वेक्टर क्या रहेगा लेमडा रहेगा, एंड मिनिमम जो रेशियो निकालेंगे हम, मिनिमम जो रेशियो निकालेंगे वो किसे निकालेंगे, इसका इसमें डिवाइडेशन करेंगे 2/3 का 1/3 में, और फिर 2 का 2 में करेंगे 2/2, और इसके बाद 3/2 का हम करेंगे इस माइनस वाले। अभी ध्यान रखना, अगर माइनस से डिवाइड करना हो, 0 से डिवाइड करना हो तो उनको मान को नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 रहता, जैसे ही यहाँ पे सपोज करो 1 मिनट 0 रहता और 2/0 का डिवाइडेशन करेंगे तो इस मान को छोड़ ही देते हैं, हम लेते ही नहीं है, ओनली पॉजिटिव मान को लेते हैं, यहाँ पे 0 नहीं लेते। हालांकि यहाँ अगर 0 हो तब उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि वो डिफाइनाइट है, बल्कि ये यहाँ पे 0 रहेगा तो वो इनफाइनाइट का तो मान कर लेता, और ये माइनस वाला भी हम नहीं लेते, तो इन दोनों में हम कैलकुलेशन करेंगे, ये कैंसिल होकर 2 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है, तो इसका जो डिपार्टिंग वेक्टर रहेगा वो A2 रहेगा, यानी कि जो की एलिमेंट है वो कौन सा रहेगा 2, और जो डिपार्टिंग वेक्टर है वो A2 रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिपार्टिंग वेक्टर है वो हमारे पास में क्या है A2, और की एलिमेंट्स हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास इसमें 2 रहेगा, ये बात इसमें लिखो। इसके बाद में हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, देख सकते हो पिछली ईयर जो टेबल थी हमने चूज कर लिया था, सारे के एलिमेंट्स कौन से थे, डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा था, सारे देख लिए थे। अब इसमें देख लें इस प्रकार की जो नेक्स्ट है उससे आप हर एक टेबल बना सकते हो, जैसे हम इंटरिंग वेक्टर x1 रहेगा, x1 के नीचे तो वो x1 रहेगा, बाकी तो 0 रहेंगे, 0 लेमडा है तो ये लेमडा इसके इक्वल तो 1 रहेगा, बाकी ऊपर नीचे 0 रहेगा, x2 है x2 के जो सापेक्ष है वो तो 1 रहेगा, ऊपर रहेंगे 0 रहेंगे, 3 तो यहाँ से इसे डायरेक्ट बना सकते हो। बात रही इन दोनों की, अगर आप पूछ रहे होंगे कि हम A1 A2 और S क्यों नहीं लिखी, हमने 3 टेबल बनाई, पहले टेबल में A1 बाहर निकला, फिर A2 बाहर निकला, फिर S बाहर निकला, तो इस प्रकार से जो बाहर निकल जाता है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, चाहे आप करके देख सकते हो, उनका कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे रहेंगे 0 0 ही देंगे। अब बात करते हैं इन सबको ऐड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर प्लस -0 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे 0, इन सबको इससे भी करेंगे तो 0, और सबको ऐड करेंगे तो भी 0, -0 करेंगे तो भी 0 रहेगा। फिर इनको देख लेना, ये भी 0 रहेगा, इस वाले लाइन को देख लेना, इसको 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, इसको 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, इसको 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 0, और इसको ऐड करने पे भी 0 और माइनस करने पे भी 0 आएगा, ठीक है। तो ZJ माइनस CJ ये निकल के आएगा। हमने क्या किया था कि ZJ माइनस CJ सारे के सारे मान क्या आने चाहिए, 0 के इक्वल आने चाहिए, तो यहाँ हमारे पास देखने को मिलेंगे ऑल ZJ माइनस CJ इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। ये अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो इसके अंदर देखना जो यहाँ पे जो वेक्टर है x1 लेमडा x2 इन्हीं का मान रहेगा, वो इसका मान ये रहेगा, इसका मान ये रहेगा, ये ध्यान रखना। तो x1 का जो मान है 1/3 है, लेमडा का मान है वो 1.2 है, और x2 का जो मान है 5.6 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अन्य जो वेक्टर रहेगा, अन्य जो सभी वेक्टर है यहाँ पे आप मान सकते हो A1 A2, ठीक है, इसके बाद में S या फिर कौन सा बच गया T1 और T2, इन सब की जो मान है वो क्या है 0 के इक्वल है। जो यहाँ पे आएगा उन्हीं का मान रहेगा, इनके अलावा जो यहाँ पे नहीं आते उनके अलावा जो बच गए वो उन सभी के वेक्टर्स का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा 0 के इक्वल रहेगा। मैक्सिमम जेड स्टार हमने क्या लिया था, ये लिया था मैक्सिमम जेड स्टार, और मैक्सिमम जेड स्टार का जो मान है वो यहाँ से देखेंगे
4x1 प्लस 6x2 माइनस का 2x1 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2x2 का स्क्वायर माइनस का a1 माइनस का a2, जो हमने लास्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने के बाद में जो हमारे पास मैक्सिमम z है वो देखेंगे। ये देखेंगे इसमें हमारे पास x1 x2 का मान है, लेमडा इसमें है नहीं तो लेमडा का मान इसमें नहीं रखेंगे। a1 और a2 का मान हमारे पास 0 है तो इसमें 0 पुट करेंगे। जैसे इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन रहेगी। ये कैलकुलेशन करने के बाद में इसका जो आंसर रहेगा मैक्सिमम z स्टार 75/18 इसका आंसर रहेगा। 75/80 इसका आंसर रहेगा। तो आप इसको देख सकते हो क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा से देखना आपको, तब आपकी क्लियरिटी समझ में आएगा। एक बार देखने से आपके समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है कि एक बार देखने से समझ में नहीं आने वाला है। जैसे इसके एक दो क्वेश्चन में और करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन आप करना, तो ये आपके मेथड क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपकी यूनिट नंबर 4 वो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 4 है वो आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर है आपकी इस मेथड को अगर 2 से 3 बार देख लिया या 2 क्वेश्चन और कर लिए तो आपके 20 नंबर कोई काटने वाला नहीं रहेगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपके इसी मेथड के ऊपर। ऑल द बेस्ट।